सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है गगन। कल एक बच्चे का कमेंट आया वीडियो पे, सर आप छुट्टी नहीं लेते। नहीं यार, लेता हूं। मैं बस ये सोचता हूं कि जिस दिन मुझे छुट्टी की जरूरत होगी मैं उस दिन छुट्टी ले लूं। मैं संडे को क्यों लूं छुट्टी? सिंपल सी चीज है। मैं ये ऐसा सोचता हूं कि हाँ, कभी मेरे को लगता है कि अगर मुझे थकान हो रही है तो मैं संडे को ही छुट्टी ले लेता हूं। लेकिन अभी जैसे मुझे नहीं लग रही और जैसे मेरे को परसों जाना है, 1 तारीख को, पहले आपको बता दूं क्लास नहीं होगी, तो मैंने कहा क्यों संडे हम वेस्ट करें, हम क्लास ले लेते हैं। चलिए एनीवे, तो दोस्तों कल एक बहुत ही प्यारा सेशन हुआ था। पिछले 6 महीने के हमने बढ़िया करंट अफेयर किए थे। पद्म हो, ऑस्कर्स हो, लॉरियस पुरस्कार हो, आईपीएल हो, वो सभी चीजों को हमने कवर किया था। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो उसे जरूर देख लीजिएगा। बाकी शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर और स्टार्ट पहला करेंगे हम जो हमने करंट अफेयर फ्राइडे को किए थे, थ्योरी। पहले उसका वन लाइनर, फिर उसके बाद, सॉरी माफ कीजिए, थ्योरी कह रहा हूं, वन लाइनर कह रहा हूं, पहले उसका एमसीक्यू और फिर आज के करंट अफेयर थ्योरी। ऐसे क्या होगा सर, एक दिन हम करते हैं यहां पर क्या, थ्योरी, फिर अगले दिन एमसीक्यू, हफ्ते के अंत में वीकली, और अब दोस्तों महीना एंड होने वाला है, हम करेंगे फिर मंथली। कैसे याद नहीं होगा? मौका तो दीजिए कभी, क्लास में बैठे बैठे ही याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है कि नहीं, है ना? है ना? जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा, पुराने वाले समझ गए होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भैया सिर्फ क्लास में आने से कैसे उनको करंट अफेयर्स याद हो रहे हैं, और अब जब मंथली करवाऊंगा तो मजे आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को फटाफट फटाफट। पहला सवाल, अच्छा सबसे पहले पीडीएफ बच्चों को मिल नहीं रही। बच्चे कह रहे सर आपका पंजाब वाला चैनल शो कर रहा है। बेटा एग्जैक्ट ये सर्च करो, गगन सर रेलवेज, यही चैनल शो करेगा। अब आप सर्च कर रहे हो गगन सर करंट अफेयर, तो वही करेंगे, गगन सर रेलवे सर्च करना है आपने, ठीक है? आइए चलिए, पहला सवाल सबके सामने। इंटरनेशनल आईपी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश कौन बनी? ये मैंने आपको कल बताया था कि ये WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने वाली भी दोस्तों पहली जज बनी थी ये। मतलब इंडिया से ही पहली बार कोई गया था, और अब तो हॉल ऑफ फेम में दोस्तों जगह मिल गई है। कौन है ये? चलिए, तो दोस्तों ये हो जाती हैं हमारी दिल्ली हाईकोर्ट की जज। इनका नाम है दोस्तों जस्टिस प्रतिभा सिंह। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह को दोस्तों इंटरनेशनल आईपी हॉल ऑफ फेम में जगह मिल गई है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले साल इन्हें चेयर बनाया गया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का। चेयर का मतलब क्या होता है? कुर्सी नहीं बनाया था, अध्यक्ष बनाया था, चेयरपर्सन बनाया था। आइए, मंगल ग्रह पर जटिल कार्बन अणुओं का पता किस नासा रोवर ने लगाया? हमने क्या पढ़ा था कल, पता नहीं उस दिन क्या, मतलब जब हम पढ़ रहे थे, पता नहीं कौन सा पत्थर, कौन सी चट्टान, कौन सी खाई, क्या था। मैंने बहुत बेसिक बोला था, सिंपल सवाल आएगा कि नासा के कौन से रोवर ने कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट किया, यानी कि इसका पता लगाया। चलिए, कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स का पता लगाया दोस्तों मार्स पर, यानी कि मंगल ग्रह पर। तो यह पता लगाया नार्स के परसीवरेंस रोवर ने। किसने? परसीवरेंस रोवर ने। हाँ, अगर आप पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं फिर तो बेटा आराम से पढ़ो इसको। फिर इस क्लास में क्या कर रहे हो? हम नहीं कर रहे ना तैयारी, मतलब तो बस इतना ही आएगा आपके पास कि भैया नासा के परसीवरेंस रोवर ने ये कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल का पता लगाया। आइए नेक्स्ट। जिस पासपोर्ट अधिनियम के तहत भारतीय पासपोर्ट जारी किया जाता है और जो इसे भारतीय नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं मानता, वह किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? बहुत ज्यादा इसके ऊपर है ना हंगामा हो रहा है कि भैया अगर पासपोर्ट ही हमारी नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो फिर है क्या, है ना? तो बताइए भैया, ये पासपोर्ट एक्ट था जो, ये कौन से साल का एक्ट है? ये पासपोर्ट एक्ट है जो दोस्तों, ये कौन से साल का एक्ट है? तो ये है 1967, 1967 का एक्ट। फिर हमने पढ़ा था कि हम दोस्तों 5 तरीके से भारतीय नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं और 3 तरीके से भारतीय नागरिकता को त्याग भी सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट। आइए 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 आइए, वीबी जी राम जी ग्रामीण रोजगार ढांचे के तहत सरकार ने कितने कार्य अधिसूचित किए? आपको पता है दोस्तों मनरेगा का नया नाम। चलिए, मनरेगा का नया नाम वीबी जी राम जी। तो सरकार ने इस बार कितने कामों को बोला है कि इसके अंदर इतने काम आएंगे? चलिए, तो सरकार ने बोला है 318 काम होने वाले हैं। और अब मनरेगा का नाम अगर जी राम जी हुआ है तो भैया मनरेगा तो पता सबको, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। वीबी जी राम जी का फुल फॉर्म क्या है वो आप बता दो मेरे को। चलिए, वीबी जी राम जी का फुल फॉर्म क्या है? चलिए बैठ जाऊं मैं। चलिए, इस पर टाइम ले लेते हैं। वैसे मैं आपको 3 से 4 से 5 सेकंड दे रहा हूं हर सवाल पर, समय लो। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एग्रीकल्चर मिशन ग्रिड, पता नहीं। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार ऑगमेंटेशन मिशन गाइडलाइन, पता नहीं। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एंड एग्रीकल्चर मिशन, पता नहीं। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एंड अलाइड मिशन ग्रुप, ये तो मेरे को सारी गलत लग रहे हैं। ये तो सारी गलत हो गए। ये एआई से बनवाया था एक्चुअली दोस्तों, एआई ने सभी को गलत बता दिया।
बेवकूफ एआई। इसकी फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। अरे बाप रे, कहते हैं जी एआई काम ले लेगा आपका। कैसे ले लेगा, एआई को तो बेसिक चीजें नहीं पता। माफ कीजिएगा दोस्तों। तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसको प्लीज अंग्रेजी में याद रखना, हिंदी के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म अंग्रेजी में पूछ लेगा आपसे और इसी तरह लिख देगा ऐसे, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार ऐसे करके। आइए नेक्स्ट। डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी के लिए सीबीआई द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? डिजिटल अरेस्ट हमने बात की थी पिछली क्लास में कि लोगों को ठग लेते हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट, आप ऑनलाइन अरेस्ट हो चुके हैं, और बड़े 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 पढ़े लिखे लोग भी इसमें अरेस्ट हो रहे थे। तो सीबीआई प्रवीण सूद जिसके डायरेक्टर हैं, इन्होंने ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया। ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया कि लोगों को हम जागरूक करें कि भैया डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। चलिए नेक्स्ट, प्रवीण सूद। आइए, विटली पुरस्कार दिया गया दोस्तों परवीन शेख और डॉक्टर बरखा सुब्बा को। विटली पुरस्कार को क्या कहा जाता है? बहुत आसान सवाल है भैया। पर्यावरण के लिए पुरस्कार होता है कि आपने पर्यावरण के लिए या फिर पर्यावरण की किसी प्रजाति के लिए, जानवर पंछी किसी के लिए, पेड़ पौधे के लिए कुछ अच्छा किया हो, संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए कुछ किया हो। तो इस बार 2 को मिला है इंडिया से, परवीन शेख और डॉक्टर बरखा सुब्बा। तो इनको दिया गया विटली। विटली को कहा जाता है ग्रीन ऑस्कर, हरा ऑस्कर कहा जाता है। तो ये रही दोस्तों दोनों बहनें, और इसके लिए इनको, बहनें नहीं है ऐसी बोल रहा हूं, पता लगे सच में सोच लें, 50,000 पाउंड भी मिले हैं। और इसे विटली फंड फॉर नेचर वालों ने इस पुरस्कार को स्थापित किया है और दिया है। नेक्स्ट, फिर इंडियन एथलेटिक्स के पुरस्कार हुए थे, बहुत इजी हैं। चलिए, पहला बेस्ट मेल एथलीट का पुरस्कार किसे दिया गया? चलिए, सबसे बढ़िया मेल एथलीट, लड़का एथलीट का पुरस्कार किसे दिया गया? तो भैया ये दिया गया हमारे जेवलिन थ्रो के लेजेंड नीरज चोपड़ा को दिया गया है ना, नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट, बेस्ट फीमेल एथलीट का पुरस्कार किसे दिया गया? चलिए, बेस्ट फीमेल एथलीट का, ये दोस्तों एक रनर हैं, एक एथलीट हैं, धावक हैं, ये दिया गया दोस्तों पारुल चौधरी को। किसे जी? पारुल चौधरी को। नेक्स्ट, फिर इसमें से 3 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिए थे। आराम से पढ़ के बताओ इनमें से कौन है जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार नहीं मिला है? चलिए, इनमें से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको नहीं मिला है? हाँ जी, बताइए जवाब। दोस्तों जवाब हो जाता है गुरबचन सिंह रंधावा मिला है, बहादुर सिंह चौहान मिला है, अंजू बॉबी जॉर्ज मिला है, पीटी उषा को यह पुरस्कार दोस्तों नहीं मिला। इस बात का रखेंगे हम ध्यान। नेक्स्ट, फिर इमर्जिंग एथलीट में हमने बात की थी, शाहनवाज है, लॉन्ग जंप खेलते हैं, पूजा सिंह है, ठीक है। फिर ये थोड़े से थी। आइए, ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक किस शहर में संपन्न हुई? है हमने कितना बार रिवाइज कर लिया, फिर रिवाइज करोगे मेरे साथ? बोर हो गए होंगे अब तो रिवाइज कर करके। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की मीटिंग कहां पर? इंदौर में। खेतीबाड़ी की नहीं, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की पूरी ओडिशा में, खेतीबाड़ी की इंदौर में, एमएसएमई की आगरा में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की दिल्ली में, एनर्जी मंत्रियों की गुड़गांव में। याद आ रहा है? और भैया ये स्पेस एजेंसियों की बेंगलुरु के अंदर। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आइए, चलिए क्या है आगे। यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड जीतने वाले हर्षवर्धन किस भारतीय क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं? तो जहां पर दोस्तों विकसित भारत 2047 फोरम हुआ था, जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि यूके के पार्लियामेंट के राज्यसभा में हुआ था, तो उसमें इनको मिला है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड। और ये किसी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और ये है भैया बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, ये हैं दोस्तों हर्षवर्धन। ठीक है, आइए चलिए। हेमिस महोत्सव का आयोजन ऐतिहासिक हेमिस मठ में किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? बहुत बड़ा त्योहार होता है। जैसे ना कुछ त्योहार बहुत ही फेमस हैं, जैसे नागालैंड का हॉर्नबिल त्योहार बहुत फेमस है, उसी तरह ये हेमिस त्योहार दोस्तों बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि दोस्तों हेमिस मोनास्ट्री में होता है। बुद्धिस्ट लोगों का दोस्तों ये त्योहार होता है, और ये मनाया जाता है लद्दाख के अंदर। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, बोले तो वी के सक्सेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लो जी, ये हुई हमारी रिवीजन खत्म। अब इससे फायदा क्या हुआ? हमने पहले क्लास में पढ़ा थ्योरी, आज उसी चीज की रिवीजन होगी, क्योंकि अब ये करंट अफेयर मान लीजिए 2 दिन बाद की है हमने। सैटरडे को हमने हफ्तावारी रिवीजन की थी, संडे को हमने दोस्तों मैराथन, वो कहते हैं टॉप 200 क्लास ली थी, और आज 2 दिन बाद। तो बच्चों ने जो पढ़ा था वो रिवाइज हो गया, और अब यही करंट अफेयर मैं हफ्ते के एंड में फिर करवाऊंगा, और यही करंट अफेयर मैं महीने के एंड में फिर करवाऊंगा। कैसे याद नहीं हो? तो शुरू करते हैं क्लास फटाफट फटाफट। आज के करंट अफेयर बढ़िया लग रही हो क्लास तो दोस्तों एक बार लाइक जरूर करते रहिए। आइए, पहला, ये भाई साहब एक तो
फीफा वर्ल्ड कप जब तक चलेगा दोस्तों बहुत सवाल बनते रहेंगे। तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के लेजेंड हैं जो, इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप का इतिहास बना दिया है। 23वां एडिशन चल रहा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी खिलाड़ी ने 7 लगातार मैच में गोल किया। वर्ल्ड कप में 6 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला इकलौता खिलाड़ी है रोनाल्डो। 6 वर्ल्ड कप में 2006, 2010, 14, 18, 22 और 26। मेसी ने भी नहीं किए 6 वर्ल्ड कप में गोल, लेकिन वर्ल्ड कप के 7 लगातार मैचों में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है मेसी। ये हिंदी में पता नहीं सर बेटा क्या हुआ, फॉन्ट टूट गया, कुछ गड़बड़ हुई है, मैं बता देता हूं। तो अर्जेंटीना के मेसी विश्व कप में लगातार 7 मैचों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। इनसे पहले आप जैसे देख सकते हो ये ब्राजील का कोई है, इसके 6 थे, फ्रांस का कोई है, इसके 6 थे, मतलब 6 मैच में लगातार। और अब मेसी के 7 मैच में हो चुके हैं। यहां पर 5 लगा हुआ है, ये पुरानी फोटो होगी यहां पर 7 आ चुका है। चलिए, थाला फॉर अ रीजन तो लियोनेल मेसी लगातार 7 वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं जब उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में जॉर्डन के खिलाफ गोल किया। उन्होंने फ्रांस के जस्ट फोंटेन और ब्राजील के जैर जिन्हो को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 6 मैचों में गोल किए थे। तो बहुत ही बढ़िया। तो 6 वर्ल्ड कप में लगातार गोल करने वाला कौन इकलौता? रोनाल्डो। 7 लगातार मैचों में गोल करने वाला कौन दोस्तों? मेसी। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए लो भैया, पिछले कहा, इसी महीने की बात है। तो भैया इस महीने ही, जून महीने में ही अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां मेंबर बना था सऊदी अरेबिया, और अब इसका ही 27वां मेंबर बन चुका है दोस्तों बांग्लादेश। सर क्या है ये? तो साल 2023 में मोदी जी ने बोला कि ये 7 बड़ी बिल्लियां हैं। जो 7 बड़ी बिल्लियां कौन सी हैं? जिनमें से 5 तो इंडिया में है। कौन सी? सर लायन है इंडिया में। मैं यहां, इंडिया में क्या है? इंडिया में लेपर्ड है, बिल्कुल है। इंडिया में लायन है, बिल्कुल है। इंडिया में टाइगर है, बिल्कुल है। इंडिया में चीता भी आ चुका है अब तो, और इंडिया में स्नो लेपर्ड है। बोला ये 5 तो भारत की हैं। इसके अलावा पूमा और जैगुआर ये इंडिया में नहीं है। बोला कि हम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बना रहे हैं, बड़ी बिल्लियों का एक अलायंस बना रहे हैं, एक संस्था बना रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि इनका संरक्षण कैसे करें। क्योंकि लोग अक्सर ऐसी चीजों को मार के इनका कारपेट वगैरह बना लेते हैं, घर के अंदर रख लेते होते थे ना पुराने टाइम में, अभी भी चलता है कई जगह पर। तो ये संस्था बनाई थी दोस्तों मोदी जी के कहने पर साल 2023 के अंदर। 2024 में इसका बजट में आ गया था कि भैया डन है जी, मतलब तो इसमें मोदी जी ने अनाउंस किया था, 24 में बन गई, और इस साल 2026 में इसका सम्मेलन होगा। पहला अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस सम्मेलन दिल्ली में होगा। जून महीने में हो जाना था, कुछ कारणों से पोस्टपोन कर दिया। तो बांग्लादेश उसका 27वां मेंबर बन चुका है, 27वां। आइए, तो भैया बांग्लादेश अपने 27वें सदस्य के रूप में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। आईबीसीए यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, उसे अप्रैल 2023 में लॉन्च किया था, और यह बिग कैट की 7 प्रजातियों के संरक्षण के लिए काम करता है। बेटा बिग कैट कौन सी हैं याद रखनी पड़ेंगी, बिल्कुल। और लिखते हैं, लायन है, टाइगर है, और चीता है, और लेपर्ड है, और स्नो लेपर्ड है। ये हो गए भैया 5 इंडिया में। इसके अलावा जैगुआर है और पूमा है। तो दोस्तों ये 7 है, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। इसको लॉन्च कब किया था? 2023 में। बजट में कब इसका प्रावधान दिया? 2024 में। और इस साल इसका पहला सम्मेलन होना था, अभी हुआ नहीं। ध्यान रखेंगे, इसका अभी 26वां मेंबर भी बना है। कौन? सऊदी अरेबिया बना है इसका 26वां मेंबर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये थोड़ा पुराना हो गया करंट अफेयर, मैंने करवाया नहीं था ये। अबी अहमद ये बन चुके हैं दोस्तों इथियोपिया के प्रधानमंत्री दूसरी बार लगातार। इनको मान, आप सोचिए, आप 2019 में ना, इनको 2019 में इन्हें नोबल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। 2019 में इन्हें नोबल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इथियोपिया बहुत ही हमारे पास पड़ता है। देखिए आप, ये रहा इथियोपिया, ये रहा हमारा अरब महासागर, और यहां कहीं पड़ता है दोस्तों इंडिया। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही। इथियोपिया का प्रधानमंत्री अबी अहमद, इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा, और इथियोपिया की करेंसी दोस्तों इथियोपियन बीर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस चीज का रखेंगे हम ध्यान। अरे बढ़िया लग रही हो क्लास तो एक बार लाइक जरूर कर दो, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो भैया भारत ने उदयपुर में पहला जेट विमान गगन लैंडिंग किया मेरा नाम भी गगन है। तो भैया क्या है ये लैंडिंग, ऐसा क्या अलग है इसमें? तो अभी तक क्या होता है, जब भी आपका जहाज लैंड हो रहा है किसी भी एयरपोर्ट पे हो रहा है, दिल्ली में, मुंबई में, तो वहां पर इस्तेमाल किया जाता है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। कौन सा?
इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। यहां पर क्या होगा, प्रॉपर एक एंटीना होगा, लोकल एंटीना होगा, वहां पर वो होगा एक प्रॉपर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल बैठा होता है, जैसे मूवी देखी है वो आपने धमाल पहली वाली, उसमें बोलता नहीं था वहां पर एक लाल स्विच, लाल बटन दिख रहा है, हाँ सर दबा दिया, नहीं दबाना था वो। अब हर एयरपोर्ट के पास ये वाली चीजें अवेलेबल नहीं होती, तो सरकार क्या कर रही है, इसरो के साथ मिलकर सैटेलाइट्स की मदद से एयरप्लेन को अपने आप उतारने की कोशिश कर रही है। कि सैटेलाइट है, 4-5 सैटेलाइट्स का एक ग्रुप, वो एयरप्लेन्स को एयरपोर्ट पर उतारने में मदद करेगा। वो उनको कितने एंगल से नीचे उतरना है, कितनी स्पीड से नीचे उतरना है, कहां नीचे उतरना है, वो सैटेलाइट्स गाइड करेंगी। तो इस नए सिस्टम को नाम दिया है दोस्तों गगन। तो आइए वही पढ़ते हैं। तो हाँ, गगन की फुल फॉर्म देखिए, जीपीएस एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। इसका मतलब है जीपीएस की सहायता के साथ जियो के साथ नेविगेशन, यानी कि सैटेलाइट। ये देखिए सैटेलाइट्स का एक समूह होगा, वो उस एयरप्लेन को मदद करेगा एयरपोर्ट पर लैंड करने में। आइए, तो एक सैटेलाइट के ऊपर बेस्ड एक हेल्प का सिस्टम है जिसे इसरो ने बनाया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है। और हमारे इंडिया में जो ये एयरप्लेन्स को हैंडल कौन करता है, एयरपोर्ट्स को, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने इसे इंडिगो के एयरबस A320 पर ट्राई किया है। तो कहां पर, उदयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो के एक प्लेन को उतारकर ट्राई किया गया है ये नया गगन सिस्टम। सिस्टम की फुल फॉर्म क्या है, जीपीएस एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो ये जैसे बोला आपको कि गगन लोकलाइजर परफॉर्मेंस सपोर्ट करता है, वर्टिकल गाइडेंस हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, हर तरह की गाइडेंस। वर्टिकल क्या होता है, ऐसे नीचे आना, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, आगे जाना। अब प्लेन ऐसे तो लैंड नहीं करता ना, प्लेन ऐसे लैंड करता है, मतलब प्लेन नीचे भी जा रहा है और प्लेन आगे भी जा रहा है। तो ये उन एयरपोर्ट्स पर बहुत काम का है जहां पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं होता, वही लिखा देखिए। इनका उपयोग उन हवाई अड्डों पर किया जाता है जहां पर एक उपकरण लैंडिंग प्रणाली उपलब्ध नहीं है। तो बेसिकली आगे आगे बड़ा इजी हो जाएगा, ये सभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह का काम खत्म हो जाएगा। एआई वैसे ही चल रहा है बहुत ज्यादा, किसी इंसान को तो रखेंगे ऑब्वियसली, लेकिन हाँ प्लेन उतारने में बहुत आसानी हो जाएगी कि सैटेलाइट्स का एक समूह, एक सैटेलाइट्स का ग्रुप हेल्प करेगा, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है गगन, जिसे इसरो ने बनाया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। नेक्स्ट, नशा मुक्त भारत सप्ताह खत्म हुआ दोस्तों, ये पिछले, आज की तारीख होगी, परसों खत्म हो चुका है दोस्तों। ये मेरे को समझ नहीं आया इतना बड़ा सप्ताह कौन सा होता है, 17 जून से लेकर 26 जून तक का, 6 और 4 10 दिन का सप्ताह, बट ठीक है। तो नशा मुक्त भारत सप्ताह खत्म हुआ, ये भारत में हुआ 17 जून से लेकर 26 जून 2026 तक हुआ, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत हुआ। तो ये क्या करते हैं कि भैया लोगों में जागरूकता फैलाते हैं, अलग अलग जगह पर प्लान होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, लेक्चर दिए जाते हैं कि नशा क्यों खराब है, नशा समाज के लिए क्यों खराब है, देश के लिए, दुनिया के लिए, परिवार के लिए क्यों खराब है, सेहत हो चाहे डेवलपमेंट हो, उन सभी चीजों की बातें। तो ये हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यानी कि सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर दोस्तों डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। तो भारत में 2020 में वैसे नशा मुक्त अभियान शुरू हुआ था और एक राष्ट्रीय लेवल पर अभियान था। इसमें यही था कि भैया कैसे हम लोगों को अवेयर करना सीखे। अब जैसे कि अगर आप एक चीज नोटिस करें, हमारी जनरेशन के लोग, मान लीजिए 20-30 साल के उम्र के जो लड़के लड़कियां हैं, लड़के चलिए, लड़कियां तो कम, गुटखा कम खाते हैं हमारी उम्र के लोग, गलत तो नहीं कह रहा मैं, अब पता नहीं, या फिर वही बात है, अगर आप जहां पर रहते हो आपके एरिया, मैं बताता हूं मैं कहां कहां रहा हूं। मैं दिल्ली रहा हूं, मैं हरियाणा में रहा हूं, गुड़गांव में रहा हूं, मैं पंजाब में रहा हूं, मैं चंडीगढ़ में रहा हूं, मैं हिमाचल में रहा हूं। इन एरियाज में लड़के लड़कियां गुटखा नहीं खाते, जर्दा नहीं खाते, तंबाकू नहीं खाते, सिगरेट बहुत फूकते हैं, लेकिन ये पैकेट वाली चीजें नहीं खाते, वो जुबान केसरी टाइप्स, वो नहीं होता वो जो ऐसे करते हैं, वो चीजें नहीं खाते मेरे साथ वाले लोग, वही बता रहा हूं आपको। तो एक जनरेशन गैप आया है, पहले वाले लोग वो खाते थे, वो चूना डाल के, है ना, वो ऐसे करके भी देखा होगा आपने, लेकिन अब वो कम हो गए हैं लोग, अब लोग सुट्टा बहुत मारते हैं, शराब बहुत पीते हैं। तो वही है, बस जनरेशन को बताना क्या चीज बुरी है क्या अच्छा है उस चीज के बारे में। तो 17 जून से लेकर 26 जून तक नशा मुक्त भारत सप्ताह मनाया गया था हमारी सोशल डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने, मिनिस्टर का नाम है वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट, ओपन एआई, आपको पता है ओपन एआई जिस कंपनी का चैट जीपीटी है, तो भैया चैट जीपीटी के इंडिया के हेड बन चुके हैं दोस्तों कौन, प्रभजीत सिंह। तो ओपन एआई ने प्रभजीत सिंह को भारत के प्रबंध निदेशक यानी कि इंडिया के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। तो होता क्या है, बड़ी कंपनी है, बेस्ड अमेरिका में है, इसके फाउंडर का नाम है सैम ऑल्टमैन, है ना, क्या नाम है ओपन एआई के फाउंडर का, सैम ऑल्टमैन। तो अकेला तो सब संभाल नहीं सकता, तो उसने क्या किया है, हर कॉन्टिनेंट के लिए अलग बंदा रख दिया, उस कॉन्टिनेंट के नीचे हर देश में अलग बंदा रख दिया। तो इंडिया को हैंडल करेंगे प्रभजीत सिंह।
तो ओपन एआई ने प्रभजीत सिंह को भारत के लिए अपना एमडी घोषित किया है। वो सितंबर 2026 में कार्यभार संभालेंगे और एशिया पैसिफिक रीजन में रिपोर्ट करेंगे किरण मणि को। किरण मणि कौन है? जो एशिया पैसिफिक रीजन में सारा दोस्तों हमारा इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, सारा कुछ ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उस सभी को हैंडल कर रहे हैं कोई किरण मणि। तो इनकी प्रभजीत जी की रिपोर्टिंग होगी दोस्तों किरण मणि जी को, तो ध्यान रखेंगे। एशिया पैसिफिक के हेड हैं किरण मणि, लेकिन उनसे इंपॉर्टेंट इंडिया लेवल पर हेड हो चुके हैं दोस्तों प्रभजीत सिंह। और ओपन एआई आप सभी को पता है दोस्तों, ओपन एआई की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट इंडिया है आफ्टर अमेरिका। ओपन एआई ने भारत को अमेरिका के बाद अपना दूसरा सबसे बड़ा बाजार बताया है। कंपनी ने नवंबर 25 में अपना पहला नई दिल्ली में ऑफिस खोला है और मुंबई और बेंगलुरु में अधिकृत कार्यालयों की योजना बनाई जा रही है। तो काफी बड़े लेवल पर दोस्तों एक्सपेंड करना चाहते हैं। वही सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा आबादी उतने ज्यादा लोग एआई यूज करने वाले, सिंपल सी बात है ना। बढ़िया लग रही है क्लास? तो ये बस लाइक वाला बटन आप दबाते रहिए, भाई की गुरु दक्षिणा वही है कि आप लाइक वाला बटन दबा रहे हैं। आइए नेक्स्ट। भारत ने तमिलनाडु में परमाणु ताप हाइड्रोजन सुविधा का उद्घाटन किया। क्या है? इनॉग्रेट किया न्यूक्लियर हीट हाइड्रोजन फैसिलिटी। आपने अगर पिछली से पिछली क्लास लगाई हो, मैंने उसमें बताया था कि पानी से हाइड्रोजन कैसे तोड़ा जाता है, H2O से H2 और O2 कैसे तोड़ा जाता है, याद है? इलेक्ट्रोलिसिस मैंने प्रोसेस बताया था इलेक्ट्रोलिसिस का। इसमें जो करंट दिया जाएगा, अगर करंट पोल्यूशन वाले स्रोत से आया, मान लीजिए थर्मल एनर्जी, कोल एनर्जी से आया तो वो हाइड्रोजन है, अगर वो सोलर एनर्जी से आया तो वो ग्रीन हाइड्रोजन है। तो इसमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। तो भारत में पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके दोस्तों पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा है। तो ये हुआ है। तो न्यूक्लियर हीट से हाइड्रोजन बनाया गया है तमिलनाडु के अंदर। तो पहले क्या बिजली का इस्तेमाल होता था, अब न्यूक्लियर की हीट से। तो आप पढ़ते हैं, तो भारत ने उद्घाटन किया, भारत का नहीं दुनिया का पहला हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी, जो कि एक न्यूक्लियर प्रोसेस से होगी। कहां पर? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, कलपक्कम, तमिलनाडु में। यहां पर कोई कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल, ये कोई प्रोसेस है, कोई तरीका है, कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल, और रिसीव न्यूक्लियर प्रोसेस हीट फ्रॉम द फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। एनीवे, तो ये कोई इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है केरल में, वहां पर ये कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल का इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं और हाइड्रोजन को बिजली की जगह न्यूक्लियर एनर्जी की हीट से बनाते हैं। आसान चीज को भी काम टफ कर दो। तो हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय थर्मोकेमिकल वाटर स्प्लिटिंग प्रोसेस, मतलब हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या होता है कि H2O वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो तोड़ना जरूरी है, उसी से हो सकता है। तो अब बोला कि हम ना हीट का इस्तेमाल करेंगे बिजली की जगह। तो हाइड्रोजन का उत्पादन थर्मोकेमिकल जल विभाजन प्रक्रियाओं द्वारा किया जा सकता है, जो प्रतिक्रियाएं श्रृंखला के हिस्से के लिए प्रत्यक्ष बिजली के बजाय गर्मी का उपयोग करते हैं। और ये जो कॉपर क्लोरीन साइकिल है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाई टेम्परेचर प्रोसेस किया जाता है, जिससे हाइड्रोजन टूट रहा है। अब पूरी कहानी बता दो, छोटा सा क्या है। पहले बिजली का इस्तेमाल करके पानी से H2 और O2 किया जाता था, अब न्यूक्लियर एनर्जी की हीट से हाइड्रोजन और O2 किया जाएगा, बस इतना है। और कहां किया जा रहा है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, कलपक्कम, केरला, यहां किया जा रहा है। बाकी तो कहानी है। क्या प्रोसेस कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है? जब बिजली दी जा रही थी, इस प्रोसेस को नाम दिया गया था इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। बिजली क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। इसका नाम क्या है? कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल। ये बनाया किसने है? हमने ही बनाया इसको। तो कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र को मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बोले तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई ने बनाया है। और ये हाइड्रोजन बनाने के लिए है, बिजली की जगह न्यूक्लियर एनर्जी की हीट से। तो भैया दुनिया में पहला देश बन गया है भारत, जिसने हाइड्रोजन बना दिया बिजली की जगह न्यूक्लियर हीट से। तो भैया कुछ तो नया कर रहे हैं हम। नेक्स्ट आई, राष्ट्रीय रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस दोस्तों 2026 में हुई। तो दोस्तों नेशनल रूरल डेवलपमेंट, रूरल मतलब गांव का, डेवलपमेंट मतलब विकास। ये रहे हमारे दोस्तों खेती बाड़ी और रूरल विकास मंत्री मामा जी, यानी कि शिवराज सिंह चौहान। तो आई पढ़ते हैं। तो भैया पहली राष्ट्रीय रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हुई। भारत के यूनियन मिनिस्टर हैं जो एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर और गांव के विकास के, शिवराज चौहान ने इस मीटिंग को चेयर किया, अध्यक्षता की। और इसकी थीम क्या है? विकसित ग्राम विकसित भारत। तो क्या बातें करी सर यहाँ पे? वही कि कैसे डेवलप करना है गांव को, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनाएं हो, इन चीजों को, हर घर जल, कि कैसे घरों तक पानी, मतलब बेसिकली गांव डेवलप करने के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस हुई है। और पहली राष्ट्रीय लेवल पर गांव के विकास के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुआ, सम्मेलन हुआ। कहां पर?
नहीं, दिल्ली में हुआ। बस नेक्स्ट। अच्छा, अगर आप नए हो ना तो अभी थ्योरी कर रहे हैं, कल की क्लास में इसके ऊपर पहले एमसीक्यू करेंगे ताकि याद हो जाए चीजें। करंट अफेयर एक आज पढ़ा थ्योरी, कल इसी के ऊपर बेस्ड एमसीक्यू, और फिर हफ्ते के एंड में इसी का वीकली, सिर्फ क्लास में आने से 3 बार, कैसे याद नहीं होगा। इसकी फोटो कहां गई, चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की महिलाओं का फोरम हुआ बिश्केक में। बिश्केक कहां पड़ता है, किर्गिस्तान में। तो ये क्या है सर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी एक संस्था है, जैसे G20 है, जैसे G7 है, जैसे ब्रिक्स है, वैसे ही SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे ब्रिक्स की बैठकें हो रही है ना इस साल, कोई बैठक गुड़गांव में हो रही है, कोई बेंगलोर में हो रही है, कोई दिल्ली में हो रही है, कोई इंदौर में, कोई आगरा में, उसी तरह इनकी भी अलग अलग बैठकें हो रही है। तो भारत की तरफ से हमारी 2 वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मंत्री हैं, महिला और बाल विकास मंत्री हैं जो भारत से, कौन है वो, अन्नपूर्णा देवी। कौन है भैया, अन्नपूर्णा देवी। वो गई हुई थी इंडिया की तरफ से दोस्तों बिश्केक, किर्गिस्तान के अंदर। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का महिलाओं का सम्मेलन हुआ बिश्केक, किर्गिस्तान पर। यहां पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो यहां पर, बस इतना सा था। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातचीत, बिल्कुल। कब बना था ये, 2001 में बना था ये, 2001 में बना था ये। इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे 5। KCKRT, अगर ये ट्रिक आप याद कर सको, KCKRT मतलब के से क्या है, कजाकिस्तान, सी से क्या है, चाइना, ए से क्या है, किर्गिस्तान, आर से क्या है, रशिया, और टी से है ताजिकिस्तान, और साथ ही साथ यू फॉर उज्बेकिस्तान। तो जब 2001 में ये बना था तब दोस्तों केवल ये 6 देश थे, KCKRT, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान, और था उज्बेकिस्तान। भारत भी इसका मेंबर है, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, बता दूं आपको। चलिए, तो स्थापना कब हुई, इसकी गठन कब हुआ, 2001 में, हेडक्वार्टर बीजिंग में, और इसके अध्यक्ष का नाम क्या है, कजाकिस्तान के हैं नुरलान यरमेकबाएव। इनके सेक्रेटरी जनरल हैं नुरलान यरमेकबाएव। अब जैसे इस साल ब्रिक्स की मीटिंग कहां पर हो रही है, इंडिया में, उसी तरह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ना 2 मीटिंगें करता है। एक होती है हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग, एक होती है हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग। तो हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग ये देखिए, 2025 में 25वीं हुई थी टियानजिन चीन में, 26 में 26वीं हुई थी बिश्केक किर्गिस्तान में, और 27 में 27वीं होगी इस्लामाबाद पाकिस्तान में। मतलब ये कहां पर हुई दोस्तों, लड़कियों का, औरतों का, महिलाओं का फोरम कहां हुआ, ये वाला फोरम कहां हुआ, ये महिलाओं SCO विमेन फोरम बिश्केक। बिश्केक कहां है, किर्गिस्तान में। क्यों, क्योंकि इस साल किर्गिस्तान में ही दोस्तों SCO की मीटिंग है। बात करें अगर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की, तो ये एक पीछे चलते हैं। इनमें जैसे 25 में 25वां सम्मेलन था, यहां पर 25 में 24वां सम्मेलन था जो हुआ मॉस्को रशिया में, और यहां पर साल 2026 में ये 25वां सम्मेलन होगा, ताजिकिस्तान में होगा। तो ये चीजें थोड़ी सी बेसिक हमको ध्यान में रखनी है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है भैया, आइए नेक्स्ट। भारत ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार में 7 स्कूलों के साथ रिकॉर्ड बनाया। तो भैया ये कोई T4 एजुकेशन नाम की संस्था है, ये पुरस्कार देती है सबसे बढ़िया स्कूलों, अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई है, अलग अलग कैटेगरीज में पुरस्कार देती है, वर्ल्ड के सबसे बढ़िया स्कूल, दुनिया के सबसे बढ़िया स्कूल। और इंडिया ने रिकॉर्ड बना दिया है, हमारे 7 स्कूल हैं इसके अंदर। तो सर 7 याद करने हैं, रीडिंग तो रख ही लेंगे, याद ना करने नहीं करने देखते हैं, आइए। तो भैया दुनिया के सबसे बढ़िया स्कूलों का पुरस्कार ये T4 एजुकेशन नाम की कंपनी ने किया है। इन्होंने 5 कैटेगरी बनाई है। 5 क्या है, इनोवेशन, कि भैया कौन सा स्कूल नई चीजों पर फोकस कर रहा है, कि भैया नया बनाते हैं कुछ, कम्युनिटी कोलैबोरेशन पर, सामुदायिक सहयोग पर, एनवायरमेंटल एक्शन पर, पर्यावरण के लिए, स्वस्थ जीवन का समर्थन करने के लिए, और ओवरकमिंग एडवर्सिटी। तो भैया 5 कैटेगरी बनाई हुई है इन्होंने, कि इन कैटेगरियों में हमने पुरस्कार दिए हैं, और इंडिया को 7 स्कूल है। तो पहले है इनोवेशन यानी कि नवाचार की कैटेगरी में, एक पुणे का स्कूल है जम्मू कश्मीर का, PCMC छत्रपति शाहू जी महाराज अंग्रेजी मीडियम स्कूल पुणे, एक ये है इनोवेशन में, और आर्मी गुडविल स्कूल हुजूर अनंतनाग जम्मू कश्मीर, एक ये है इनोवेशन की कैटेगरी में। इनोवेशन क्या होता है, कि भाई बच्चों को बोला जाता है कि आप बनाओ कुछ, इनोवेट करो। इनोवेट का मतलब क्या होता है, नया लेके आओ कुछ, वैसा। अगला है सामुदायिक सहयोग, कम्युनिटी कोलैबोरेशन में, तो यहां पर है हेल्दी प्लेनेट TGA अर्ली स्कूल्स नोएडा उत्तर प्रदेश, फिर कोई इन वेंचर अकेडमी है बेंगलुरु, फिर तीसरी कोई सेठ MR जयपुरिया स्कूल है लखनऊ। 3 ये हो गए, 2 और 3 हो गए, ये 5। इसके अलावा बात करें, अरे चल, यूरो स्कूल बनरघट्टा बेंगलुरु है, ये एनवायरमेंटल एक्शन की कैटेगरी में आया है, पर्यावरण की कैटेगरी में।
और सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल लखनऊ है, इसे सपोर्टिंग हेल्दी लाइफ कैटेगरी में रखा गया है। तो भैया 7 स्कूलों के नाम याद करने मुझे तो मुश्किल लग रहा है पर्सनली, अगर मुझसे आप पूछो तो ज्यादा जोर नहीं देंगे, ज्यादा डरना डरना नहीं है। बेसिक बेसिक ध्यान रखो कि 7 स्कूल आए हैं भारत के वर्ल्ड बेस्ट स्कूलों में, रिपोर्ट निकाली थी भैया T4 एजुकेशन में। फिर बाद में अभी आज पढ़ा है इनको, कल इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा, फिर वीकली पढ़ाऊंगा, कुछ तो याद आपके अपने आप ही हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। बस आपका काम क्या है, एक वीडियो को लाइक करना है बस। चलिए अगला, इंडिया ने लॉन्च किया भैया हब एंड स्पोक एविएशन मॉडल। अब सर ये क्या है भला? तो इसके तहत हम चाह रहे हैं हमारे जो छोटे एयरपोर्ट हैं उनको हम एक तरह से लगा लीजिए अंतरराष्ट्रीय से जोड़ दें। सर ऐसे कैसे जोड़ दें? अब मान लीजिए आप बनारस से हैं और आपको जाना है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कनाडा, अमेरिका। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको पहले यहां से फ्लाइट लेनी पड़ती है बनारस से दिल्ली की, फिर दिल्ली जाकर आपको उतरना पड़ता है, दिल्ली उतर के फिर आपको अपना जो फॉर्मेलिटी होती है वीजा वगैरह का, इमिग्रेशन वगैरह का, वो आप दिल्ली में करते हैं, फिर वहां से फ्लाइट पकड़ते हैं, है ना। अब सरकार क्या करना चाह रही है कि अगर आपको बनारस से ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपके लिए हम एक ही टिकट बनाएंगे, वही जहाज आपका बनारस से दिल्ली और दिल्ली से आपको ऑस्ट्रेलिया लेके जाएगा। लेकिन जो आपकी जो फॉर्मेलिटीज होंगी, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि दिल्ली में आप उतर रहे हो, बाहर आ रहे हो एयरपोर्ट से, फिर अंदर जा रहे हो। आप दिल्ली जाओ और सीधा निकल जाओ। क्यों? क्योंकि बनारस से ही आपकी जितनी भी वीजा की फॉर्मेलिटीज थी, आपके जो भी इमिग्रेशन वगैरह था, वो सब कुछ बनारस में ही कर दिया जाएगा। इसे कहा जा रहा है हब एंड स्पोक एविएशन मॉडल। इसको हिंदी में कुछ नहीं कह सकते, यही नाम है, हब एंड स्पोक मॉडल। तो आइए, तो भारत ने लॉन्च किया है। तो भारत ने लॉन्च किया किसके लिए कि भैया जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं, टीयर 2 टीयर 3 कौन सी होती है, जो थोड़े पिछड़े इलाके होते हैं। फिर बनारस पिछड़ा है, दिल्ली से, मुंबई से, बेंगलोर से, इनसे तो पिछड़ा ही है। उस तरह से जैसे दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, गुड़गांव टीयर 1 सिटीज आती है, टीयर 2 में लगा लीजिए आप बनारस वगैरह आ जाता है, टीयर 3 में आपके शहर के गांव के कस्बे वगैरह आ जाते हैं वो। तो ऐसी ये पहली सेवा, जैसे मैंने आपको बताया, बनारस से शुरू की जा रही है कि एयर इंडिया की फ्लाइट होगी, डायरेक्ट कनेक्ट होगी। देखिए बनारस से ही आपका चेक इन, आपका इमिग्रेशन, आपका कस्टम हो जाएगा। वहां से आप दिल्ली गए, आपको कुछ नहीं करना, वहां से बस जहाज बदलना है आपको और आप चले गए आराम से अपने ऑस्ट्रेलिया। तो हब एंड स्पोक मॉडल द्वारा एक हवाई परिवहन नेटवर्क है जिसमें छोटे हवाई अड्डे स्पोक के रूप में कार्य करते हैं और प्रमुख हवाई अड्डे हब के रूप में। प्रमुख मतलब कि ये हो रहा दिल्ली, ठीक है। अब छोटे हवाई अड्डे कैसे हो गए, जैसे कि मान लीजिए हो गया वाराणसी का हवाई अड्डा हो गया, ये मान लीजिए हो गया हमारा पटना का हवाई अड्डा हो गया, ये हमारा लखनऊ का हवाई अड्डा हो गया। तो ये हो गया स्पोक, यानी कि यहां पर एक प्रक्रिया होगी पूरी, यहां सारी प्रक्रिया होगी, यहां पूरी प्रक्रिया होगी। आप यहां से गए और यहां से सीधा आप निकल गए ऑस्ट्रेलिया, यहां पर आपको उतर के कुछ नहीं करने की जरूरत। तो ये है सारा काम, सारी फॉर्मेलिटी आपकी, आप जहां से अपने घर से चढ़ रहे हैं वहीं पर पूरी हो जाएगी। आपको बैग निकाल के, बैग डाल के कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये शुरुआत कहां से करी है, बनारस से करी है, वाराणसी से, काशी से करी है, एयर इंडिया के प्लेन के साथ करी है। नेक्स्ट, भारत और यूरोपियन यूनियन का ह्यूमन राइट्स की मीटिंग हुई दोस्तों, नई दिल्ली में हुई है। ज्यादा कुछ नहीं होता, बस मीटिंग होगी, खत्म। तो 12वीं भारतीय यूरोपीय संघ मानवाधिकार वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस वार्ता की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पीयूष श्रीवास्तव और भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने की। बहुत बढ़िया जी। इस संवाद में बोला कि जेंडर राइट्स पर बात हुई, एलजीबीटी के ऊपर बात हुई, चाइल्ड राइट के ऊपर बात हुई, मानवाधिकारों पर बात हुई। जहां पर भी मानवाधिकार आते हैं, चाहे बच्चों के हों, चाहे गेज के, लेस्बियन के, ट्रांसजेंडर के हों, चाहे आदमी के, औरत के, उन सभी चीजों पर बात हुई। इससे पहले 16वीं भारतीय यूरोपियन यूनियन समिट दोस्तों नई दिल्ली में हुआ था जनवरी में। यह है भारत यूरोपियन यूनियन का मानवाधिकारों का, यानी कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर मीटिंग। यह थी बड़े वाली मीटिंग, इंडिया ईयू समिट, जब यहां पर यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के हेड्स इंडिया में आए हुए थे रिपब्लिक डे पर एज चीफ गेस्ट, अर्सला वॉन्डर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बहुत बड़ी चेंज, इंटेलिजेंस ब्यूरो को दोस्तों नया अध्यक्ष मिला है। तो महेश दीक्षित साहब बन चुके हैं दोस्तों हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए अध्यक्ष। तो आइए पढ़ते हैं। तो महेश दीक्षित एक 1993 बैच के आईपीएस अफसर हैं आंध्र प्रदेश से। अभी इन्हें डायरेक्टर बना दिया गया इंटेलिजेंस ब्यूरो का। 2 साल के लिए बनेंगे ये, और ये रिप्लेस करेंगे तपन कुमार डेका को, जो कि कल यानी कि 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। तो भारत की वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। गोरो ने बनाई थी एजेंसी है, 1887 की बनी हुई है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो, हेडक्वार्टर्ड इन नई दिल्ली। और महेश दीक्षित हो जाते हैं दोस्तों डायरेक्टर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट, काफी इंटरेस्टिंग करंट अफेयर ये। तो अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि यूपीआई है ना,
यूपीआई हमने फ्रांस से कर लिया, यूपीआई नेपाल के साथ हो गया, यूपीआई हमारा सिंगापुर के साथ हो गया। अब बैंगलोर की कंपनी है स्काइडो। स्काइडो कंपनी इंडिया की पहली कंपनी बन गई है जिसने कनाडा के साथ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म खोल दिया है। मतलब कि आप इंडिया से कनाडा आराम से पैसे भेज सकते हो और कनाडा से इंडिया आराम से पैसे भेज सकते हैं। स्काइडो ने विदेशों में लाइसेंस प्राप्त पहले भारतीय सीमा पार भुगतान मंच के रूप में कनाडा में प्रवेश किया, यानी कि कनाडा के लिए पहला भारतीय क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म के लिए लाइसेंस। अब क्योंकि आप ऐसा नहीं है ना आपका मन किया आपने शुरू कर दिया, नहीं, आरबीआई से मंजूरी आपको लेनी पड़ती है। तो पहले इन्होंने मंजूरी ली आरबीआई से कि जी हम बना लें, आरबीआई ने बोला बिल्कुल बनाओ। अब बना लिया है और अब इनको आरबीआई ने लाइसेंस भी दे दिया है। पिछले साल भी पढ़ाया था मैंने ये करंट अफेयर, तब इनको मंजूरी मिली थी आरबीआई से। आइए, तो भैया स्काइडो जो बेंगलुरु की एक पेमेंट स्टार्टअप है, इन्हें दोस्तों ओके मिल गया है, ओके रिपोर्ट हो गई है, लाइसेंस बना दिया है आरबीआई ने कि तुम एक पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के रूप में काम करो, यानी कि तुम भी यहां से पैसे भेजो वहां पर, तुम्हारे थ्रू लोग पैसे भेज सकेंगे यहां से कनाडा और कनाडा से। स्काइडो की स्थापना 2022 में की थी श्रीवत्सन और मोविन जैन ने, ये दोनों है दोस्तों इसके फाउंडर। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बेंगलुरु का स्टार्टअप है दोस्तों। नेक्स्ट, हाँ, अब आपको पता है दोस्तों वेनेजुएला में कितने खतरनाक कितने भयंकर भूकंप के झटके आए हैं, घर के घर टूट गए हैं। तो वहां के लिए अब राहत कार्य पहुंचाया है भारत ने। जैसे अभी पीछे श्रीलंका में चक्रवात आया था, हमने पहुंचाया था ऑपरेशन सागर बंधु। क्या नाम? सागर बंधु। जब श्रीलंका में दितवा साइक्लोन आया था। अब वेनेजुएला में अर्थक्वेक आया है तो हमने ऑपरेशन अमिस्टाड भेजा है। क्या नाम है? अमिस्टाड। आइए पढ़ते हैं। तो इस ऑपरेशन के तहत भारत दोस्तों सहायता प्रदान करने गया है। 2 जहाज गए हैं हमारे बड़े बड़े वाले इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोबल मास्टर। 41 मेंबर गए हैं वहां पर, खाना पीना, दवाई, मलम पट्टी, दवा दारू, वो सभी चीजें करने गए हैं। तो अमिस्टाड, ठीक है, अमिस्टाड। नेक्स्ट हो गया क्या? लो भैया, ये थी भैया आज की क्लास हमारी प्यारी सी छोटी सी। तो कैसी लगी क्लास बेटा? एक हाँ, होमवर्क क्वेश्चन लेके जाओ यार, होमवर्क में भूल गया देना आपको, होमवर्क लेके जाइए। तो आज आपको मुझे बताना है, देखिए खुला भी वही है जो मैंने सोचा था, आपको गूगल करना है, मुझे नहीं पता जैसे भी करिए आप। कमेंट सेक्शन में एससीओ के देश बताएंगे कौन कौन से हैं। मैंने कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान तो बता दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको बताने हैं कि कुल कितने मेंबर हैं और कौन कौन से मेंबर हैं। सभी के सभी आपको बस मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। देखते हैं भैया आपको आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है बेटा पढ़ लो, पेपर में सवाल बनता है इससे। अगर आता है फिर दिखाओ बिना लेके लिख के, ठीक है। और क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करा कीजिएगा। और वही मैं बोलता हूं डेली आइए, जैसे कि आज जो ये सभी हमने दोस्तों थ्योरी पढ़ा है, कल इसी का हम करेंगे एमसीक्यू, और हफ्ते के एंड में इसकी करेंगे हम वीकली, और महीने के एंड में हम इसकी करेंगे मंथली। सिर्फ क्लास में आने से आपको एक करंट अफेयर में 4 बार पढ़ा रहा हूं, कैसे याद नहीं होगा? मम्मी डैडी सबको याद करवा देंगे। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।